दोस्तों नमस्कार। देश की आर्थिकी और सुरक्षा को कमजोर करने का षड्यंत्र चल रहा है बहुत बड़े लेवल पर। चंद लोग अपने फायदे के लिए देश की इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, सुरक्षा को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। साइबर फ्रॉड के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। इस साल साइबर फ्रॉड से जो पैसा कमाया गया है साइबर फ्रॉड्स के द्वारा और जो लोगों को नुकसान पहुंचाया गया है वो 11,000 करोड़ से भी ज्यादा है। इस साल में अगर यही हालत रही तो 2033 तक हमारे देश में कम से कम 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा साइबर अटैक होने की संभावना है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं आपको इसके सारे पहलू बताऊंगा और आपको कुछ सॉल्यूशन भी बताने की कोशिश करता हूं, तो आप वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, आज के समय में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि जिसको जरूरत नहीं पड़ती है ऑनलाइन पेमेंट करने की। मजबूरी है कि आदमी जो है ऑनलाइन पेमेंट करता है और उसकी सबसे बड़ी मजबूरी ये भी है कि बिना उसके काम नहीं चल सकता। अगर आज मैं ये सोच लूं कि मुझे किसी भी तरह से किसी को कोई भी पेमेंट नहीं करना है और मैं पुराना वाला फोन उठा करके घूमने लगूं तो मैं इस दुनिया से आउटडेटेड बंदा हो जाऊंगा। कोई भी काम ऐसा नहीं कर पाऊंगा जो मुझे करना चाहिए आज के समय के हिसाब से। जैसे हर चीज आपके पास व्हाट्सएप पर आती है, हर चीज आपको मेल नहीं कर सकता इंसान तो व्हाट्सएप कर देता है, लोकेशन शेयर कर देता है। मतलब कहने का ये है कि आप अगर व्हाट्सएप की दुनिया से गायब हो जाएंगे तो बहुत कुछ गायब हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको गायब नहीं कर सकते। आप अपने फोन में कोई भी यूपीआई पेमेंट ऐप चलाना बंद नहीं कर सकते। हाँ, आप केवल इतना कर सकते हैं कि आप उसमें हैडल पैदा कर सकते हैं। फ्रॉडस्टर को एक हैडल मिलेगा तो शायद वो आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। मैं आपको बताता हूं आपको करना क्या है। अगर आपके पास में 2 अकाउंट हो बैंक के, तो एक अकाउंट ऐसा रखिए जिसके अंदर आपकी सैलरी आती हो। उस अकाउंट पर कभी भी यूपीआई एक्टिवेट मत करवाइए। उस अकाउंट को यूपीआई से फ्री रखें। उस अकाउंट पर सिंपल एक इंटरनेट बैंकिंग आप लेकर के रखें और उस इंटरनेट बैंकिंग को मोबाइल बैंकिंग नहीं लेना है, इंटरनेट बैंकिंग लेना है। मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में फर्क होता है। इंटरनेट बैंकिंग में आपको आईडी पासवर्ड बैंक के द्वारा दिया जाएगा। पासवर्ड आप खुद भी बना सकते हैं। आपको आईडी दी जाएगी। उस आईडी से आप अपने लैपटॉप पर बैंक की ऑथराइज्ड वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर लीजिए और अपना अकाउंट इंटरनेट बैंकिंग से एक्टिवेट कर लीजिए। आईडी और पासवर्ड को किसी ऐसी डायरी में लिखकर रखें जिसको आप छुपा करके कहीं रखते हो। अपना पासवर्ड फ्रिक्वेंटली बदलते रहिए। अब जो आपका सैलरी अकाउंट है जिसपे इंटरनेट बैंकिंग आपने चालू किया है, उस अकाउंट से दूसरा वाला जो आपका अकाउंट है जिसमें आप यूपीआई एक्टिवेट करना चाहते हैं, जिसमें पैसा कम रहता है या कम रखना चाहते हैं, उस अकाउंट में जाकर के आपको यूपीआई एक्टिवेट करना है और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू उस अकाउंट में पैसे भेजना है। यानी आप घर बैठे ही ये काम कर सकते हैं। अपना लैपटॉप खोलेंगे, डेस्कटॉप खोलेंगे और अपनी इंटरनेट बैंकिंग से उस अकाउंट के अंदर आप पैसा पहुंचा देंगे। जब ये पैसा आपके उस अकाउंट में पहुंच जाएगा उससे आप यूपीआई पेमेंट करेंगे। अगर आपकी जरूरत सिर्फ 5,000 रुपए की है तो उसमें 5,000 रुपए आप ट्रांसफर कीजिए और उससे यूपीआई पेमेंट कर दीजिए। अब अगर गलती से फ्रॉडस्टर आपको अपनी बातों में फंसा करके आपके उस अकाउंट तक पहुंच जाता है या आपके मोबाइल में कोई ऐसा ऐप डाउनलोड कर देता है या करवा देता है, तो वो सिर्फ आपके 5,000 रुपए तक ही ले जा पाएगा, इसके अलावा नहीं। वो दूसरे अकाउंट तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि दूसरा अकाउंट उस मोबाइल के अंदर है ही नहीं। इस तरीके से हेडल्स पैदा करने की जरूरत है। मैं सिर्फ आपसे इतना सा कह रहा हूं कि बचाव आपको करना है। सरकार भी अपने स्तर से काम कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा काम सरकार को ही करना है, हमको कुछ नहीं करना। कुछ प्रयास हमको भी करने हो। तो ये पहला तरीका था फ्रॉडस्टर से बचने का। आपने एक हैडल पैदा कर दिया उसके अंदर, वो जा रहा है और वो सिर्फ आपके उस अकाउंट तक ही पहुंच पाएगा। और उस अकाउंट में अगर आप जानते हैं कि 5,000 रुपए आप 2 दिन में खर्च कर पा रहे हैं या 3 दिन में, तो आप 3 दिन बाद फिर से 5,000 डाल दीजिए उसमें। मतलब आपका भी काम निर्बाध रूप से चलता रहेगा और सामने वाला जो फ्रॉडस्टर है उसको भी 5,000 से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। अब आपका खर्चा अगर थोड़ा सा ज्यादा है तो 10,000 रुपए डाल दीजिए उसमें। आपको बस करना एक बार ये होगा कि जिसमें आपने इंटरनेट बैंकिंग ली है उसमें अपने इस अकाउंट को बेनिफिशियरी के तौर पे ऐड करना पड़ेगा। फिर आप इंस्टेंट मनी ट्रांसफर कर पाएंगे, लेकिन उसको कंप्यूटर से कीजिए। कंप्यूटर में एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी डला होना चाहिए
जिससे कोई आपकी सुरक्षा में सेंध न लगा पाए। और अपने आईडी और पासवर्ड को डायरी में लिख कर रखें, ना कि आप कंप्यूटर में ही उसकी डिटेल डाल करके रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चय ही साइबर अपराधी कभी भी आपका नुकसान कर सकते हैं। मैं खुद भी इसी तरह से अपना यूपीआई चलाता हूँ। जिस अकाउंट से मुझे यूपीआई पेमेंट करना होता है उस अकाउंट में मैं बहुत कम पैसे रखता हूँ। वैसे तो फ्रॉडस्टर नॉलेजेबल आदमी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते जिसको जानकारियां हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनके तरीके इतने नायाब होते हैं कि अच्छे अच्छे जानकार भी फेल हो जाते हैं। इसलिए इस लाइन में अपग्रेड होना बहुत जरूरी है। इनके जितने भी नए नए तरीके हैं उनसे जनता को अवेयर कराना जरूरी है। बस इसीलिए मैंने ये श्रृंखला चालू की है। मैं चाहता हूँ कि आपका कभी भी एक पैसा भी नुकसान ना हो। मेरे इस वीडियो की वजह से 3-4 लोगों के भी पैसे बच जाते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद कामयाब रहा। साइबर फ्रॉड्स में कई चीजें ऐसी भी हैं जिसमें इलीगल तौर से चलने वाले बैटिंग ऐप जिनको कहते हैं आप, जहां जुआ खेला जाता है अवैध रूप से, ये भी हमारे देश की सुरक्षा के लिए और हमारी आर्थिकी के लिए बहुत घातक है, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत घातक है। सरकार ने अपनी तरफ से बहुत सारे प्रयास किए हैं। सरकार ने कई बार इन पर बैन भी लगाया है, लेकिन सारी चीजें सरकार नहीं करेगी। कुछ चीजें आपको और हमको भी करनी पड़ेंगी। एक जागरूक नागरिक बनना पड़ेगा। इस समय साइबर फ्रॉड इतना ज्यादा बढ़ चुका है, अननोन आदमी का कॉल आता है तो भी डर लग जाता है। इसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अपने मोबाइल फोन में ट्रू कॉलर ऐप को डाउनलोड कीजिए। ट्रू कॉलर ऐप को डाउनलोड करने के बाद में उसने अपनी पूरी सही जानकारी भरें, अपना मोबाइल नंबर सही भरें, अपनी ईमेल आईडी उसमें सही डालें, अपना एक ट्रू कॉलर का अकाउंट बना लें। और जब भी आपको अननोन कॉल आता है तो उसको पूरी तरह से मिस्ड कॉल में बदल जाने दीजिए। कॉल कट जाए उसके बाद में जाइए, नाम चेक कीजिए, प्रोफाइल देखिए। अगर आपको लगता है आपके किसी पहचान वाले का नंबर है, आप जिसको जानते हैं उसका नंबर है, तो ही आप अपना फोन उसको कॉल बैक करें। बेहतर होगा कि आप अननोन कॉल को उठाएं नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे कई बार अपराधी हैं की तरफ से मैसेज आता है, व्हाट्सएप आता है, हाउ आर यू। आजकल एक ट्रेंड चल गया है, हाय हाउ आर यू, जिससे आप बात करना शुरू करेंगे। आप पूछेंगे हु आर यू, आप कौन है भाई, है ना। इस तरीके से जब आप बातचीत शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आप मकड़ जाल में फंस जाएंगे। बेहतर ये है कि कोई आपसे पूछ रहा है हाय हाउ आर यू, आप उसको सीधा ब्लॉक कर दीजिए, बात खत्म हो गई। जिस आदमी को आप जानते नहीं हैं, जिसकी डीपी आप पहचानते नहीं हैं। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि अगर मान लीजिए आप किसी की डीपी को पहचानते हैं, कोई आपके पहचान वाला कोई व्यक्ति है, उसका नंबर होता है, तब आप क्या करेंगे। पहचान वाला व्यक्ति है, अगर आपका उसका नंबर आपको दिख रहा है, उसकी डीपी दिखाई दे रही है उसके ऊपर, तो इससे भी आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं। पहले उस आदमी के उस नंबर पर फोन लगाइए जो नंबर आपको उस व्यक्ति से पहले से सेव है आपके पास। जब वो कंफर्म करे कि हाँ ये मेरा दूसरा नंबर है, तब आप उसको सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में, जिससे फिर से कभी भूल ना हो। नंबर को सेव करने में कंजूसी मत कीजिए। जो आपके पहचान वाले हैं उनका नंबर सेव कर लीजिए, तत्काल से सेव कर लीजिए, जिससे कभी दोबारा से उनका कॉल आए तो आपको पहचान में आ जाए कौन आदमी कॉल कर। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ अपने आप को साइबर फ्रॉड से बचाने की। ट्रू कॉलर पर यह फाइंड आउट होने के बाद में कि यह आदमी आपके पहचान का है, ये नंबर भी आपके आसपास के क्षेत्र का ही है, या इस तरह के नंबर से आपके पास कॉल आ सकता है, तो ही आप कॉल बैक कीजिए, अदरवाइज कॉल बैक करने की जरूरत नहीं है। और उसमें अगर कोई स्पैम रिपोर्टिंग हुई है तो वो जरूर चेक कीजिए ट्रू कॉलर पर जाकर। अगर आपको मिलता है कि नहीं ये तो फ्रॉड है, तो आप उसको ब्लॉक कर दीजिए। आपको एक किस्सा सुना रहा हूँ साइबर फ्रॉड का। इन किस्सों से आपको कुछ सीखने को मिल सकता है। एक व्यक्ति था जो स्वयं बैंक में नौकरी करता। वो नौकरी कर रहा था, अपने जॉब पर था। अचानक से उसकी वाइफ को फ्रॉडस्टर का कॉल जाता है और फ्रॉडस्टर उससे कहता है कि आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनको हमने भर्ती करा दिया है, और वो आपके जो हस्बैंड हैं वो बात करने की पोजीशन में नहीं है, तो तत्काल से 50,000 रुपए फोन पे पर ट्रांसफर कर दीजिए, हम आपको नंबर दे रहे हैं। उसकी वाइफ एकदम से सख्ते में आ गई, घबरा गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ। लेकिन थोड़ा सा उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक शक आया, तो उन्होंने अपने हस्बैंड के मोबाइल नंबर पर कॉल किया
तो जब मोबाइल पर कॉल किया, हस्बैंड ने कॉल उठाया, बोले तुम कहाँ हो? बोले मैं तो बैंक में हूँ, काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ अपना। तो वो समझ गई कि ये एक फ्रॉडस्टर था और उन्होंने उसको पैसे नहीं दिए, ये बच गए वो। एक दूसरा किस्सा सुनाता हूँ आपको। एक पिता को फोन आता है, आपका जो बेटा है अपहरण कर लिया उसका, और आप हमें फिरौती के रूप में 20 लाख 25 लाख जो भी है वो पैसा दे दीजिए, नहीं तो हम इसको जान से मार के फेंक देंगे। अब वो आदमी थोड़ा सा घबरा गया, बुजुर्ग आदमी था, तो सांसें अटक गई, अरे मेरे बेटे को क्या हो गया। और ऐसा आदमी तो पूरी धन दौलत देने तैयार हो सकता है। तो उसने कहा कि भाई जितना भी होगा मैं इंतजाम कर दूंगा, बस आप मुझे ये बताओ कि मेरा बेटा तो ठीक है ना? बोले हाँ आपका बेटा ठीक है, लेकिन ठीक नहीं रहेगा अगर आपने पैसा नहीं दिया। तो उन्होंने अपने बेटे के मोबाइल पर कॉल किया, कि बेटे का कॉल नहीं लगा, तो वो घबरा गए। घंटे 2 घंटे बीतने के बाद में उनके बेटे का फोन लग गया। जब वो ट्राई करते रहे कि देखते हैं क्यों नहीं लग रहा है, तो उनके बेटे का जैसे ही फोन लगा तो उधर से बेटे ने बात करी। तो इन्होंने पूछा क्या हुआ भाई, कहाँ हो तुम? तो कुछ नहीं, मैं तो लाइब्रेरी में बैठा हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ और यहाँ पे डिस्टर्ब ना हो, अपनी स्टडी कर रहा हूँ, तो मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया है। फ्रॉडस्टर इस तरह से आपको धोखा दे सकता है। अब नंबर 3 की बात करते हैं, जो मेरे साथ हुआ। मेरे को एक फोन आया, फोन आने पर फ्रॉडस्टर बोलता है राजीव, भी आपसे कोई नाम लेकर के बात करे तो आपको चौंकने की जरूरत नहीं है। बोलता है राजीव पहचाना नहीं? हाँ हूँ। मैंने कहा घर पे ही हूँ। बोलता है अच्छा यार एक काम करो यार, मेरा एक काम करा दो। मैंने कहा मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। अरे पहचानो यार, क्यों पहचानोगे, तुम तो भूल गए होगे और ऐसा वैसा। तो एक दो नाम अपन ले ही देते हैं, अंदाज से मैंने भी ले दिया। मैंने कहा मिश्रा जी बोल रहे हैं? हाँ मिश्रा जी ही बोल रहे हैं। और उसकी आवाज और टोन जो है वो लगभग उसी आदमी से मिलती जुलती थी। मिश्रा जी और उसकी टोन बिल्कुल बराबर से, मतलब आवाज भी लगभग हूबहू थी। मैंने कहा बोलो मिश्रा जी क्या बात है? अरे बोले यार मेरा कुछ पेमेंट आने वाला है फोन पे पे, तुम फोन पे चलाते हो क्या? मैंने कहा नहीं चलाता। बोले मैं तुम्हारे नंबर पे, तुम नंबर दे दो यार फोन पे का, तो मैं तुम्हारा, या पेटीएम कुछ भी चलाते हो तो मैं उस पर पैसे डलवा दूंगा और मैं जब भी आऊँगा तुम्हारे घर से आके ले लूँगा। मैंने कहा सॉरी बॉस, मैं कुछ भी नहीं चलाता और मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा आपको। बोलता है यार क्या यार, तुम एक जरा सा काम नहीं करवा पाए मेरा। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा वक्त दो, मैं सोचता हूँ, करवाता हूँ कुछ ना कुछ, किसी और के अकाउंट में ले लेते हैं पैसे। बोलता है ठीक है, मैं 5 मिनट बाद फोन करूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने जो रियल मिश्रा जी थे उनके मोबाइल नंबर पे जो मेरे पास सेव था, मैंने उस पर कॉल किया तो मिश्रा जी बातचीत हुई। मैंने कहा और मिश्रा जी कैसे हैं? अरे बस बोले बढ़िया है, आप बताइए कैसा क्या है? मैंने कहा आपने तो अभी कॉल किया नहीं मुझे। बोले नहीं मैंने नहीं किया। मैंने कहा दूसरे नंबर से कॉल किया था? बोले नहीं, अभी बात हो रही है, बस आपने कॉल किया, मैंने तो कॉल नहीं किया आपको। मैं समझ गया फ्रॉडस्टर था वो। पहले तो उनको बता दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो बोले यार वो आप उसकी बातों में मत आइएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरा यही नंबर है। मैंने कहा थैंक यू, फोन रख दिया। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से आपको नए नए स्कैम में फंसाया जाएगा, नई नई चीजें गढ़ी जाएंगी, सावधान रहिए। ये कारोबार बहुत तेजी से फल फूल रहा है और इस कारोबार में फिलहाल तो अभी नहीं समझ में आता कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंदर कोई ऐसी मतलब चेंजेस किए जाएं कि जिसकी वजह से इनको पकड़ सकें। और सिर्फ कानून में परिवर्तन करने से कुछ नहीं होगा, इनको पकड़ने के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे और जब तक वो रास्ते नहीं मिलते हैं तब तक सावधानी ही बचाव है। जरा सी लापरवाही आपको बहुत नुकसान दे सकती है, आपकी जिंदगी भर की कमाई जा सकती है। जागरूक रहिए, सावधान रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।